नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। आज की जो चर्चा है वो इस बात पर ज्यादा है कि जो इस समय चल रहा है पूरे देश में, उस पूरे देश को समझने की जरूरत है। पूरे देश को समझने की जरूरत नहीं है, देश के निर्माण काल को और देश को समझने की जरूरत है कि देश का निर्माण कैसे होता है, राज्यों का निर्माण कैसे होता है, सरकारों का निर्माण कैसे होता है, कैसे हुआ होगा। मैं इतिहास के पन्नों में जा रहा हूं क्योंकि इस समय इतिहास ही खोदा जा रहा है। हर जगह से इतिहास निकालने की कोशिश की जा रही है कि प्राचीन समय में क्या हुआ था, जबकि ये लिखित प्रमाण भी मौजूद हैं, साक्ष्य भी मौजूद हैं, घटनाक्रम के साक्ष्य भी मौजूद हैं, तमाम ऐसी चीजें मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि प्राचीन समय में क्या हुआ था। 200, 300, 400, 600, 800, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या 2300 साल पहले या 2600 साल पहले या 6000 वर्ष पहले, फिर 25000 वर्ष पहले, फिर करोड़ वर्ष पहले, फिर क्रिटेशियस काल, फिर वो जब गोंडवाना, फिर जब वो अंगारा। इन सब नामों से आप रूबरू नहीं होंगे, काफी लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये बातें नहीं जानते होंगे कि अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे बना होगा, कैसे बनी होगी धरती, इस धरती का निर्माण। बहुत बार पढ़े भी होंगे आप कि इस धरती के निर्माण में क्या क्या प्रक्रिया चली होगी, कैसे सतत प्रक्रियाओं ने इसका निर्माण किया होगा, किस तरीके से प्लेट्स बने होंगे, किस तरीके से तमाम द्वीप बने होंगे। इन सब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि धरती का सबसे पहला स्वरूप पैंथालसा और पैंजिया के रूप में जाना जाता है। पैंथालसा और पैंजिया ये दो स्वरूप थे जिसमें एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालसा, और पैंजिया वो जगह थी जो पूरी एक धरती थी, जमीन। उस जमीन में संचलन होता है और वो संचलन अलग अलग द्वीपों, महाद्वीपों के निर्माण का कारण बनता है। जब वो संचलन शुरू होता है तो ये जो पैंथालसा सागर का हिस्सा है वो तमाम जगहों पे घुसने लगता है और वो तमाम जो जमीन का हिस्सा है उनको काट करके उनके भीतर भरने लगता है, और यहां पर होता है सागरों के अलग अलग हिस्सों का निर्माण, जो आप बहुत बखूबी जानते हैं। प्रशांत महासागर जानते हैं आप, पैसिफिक ओशन के नाम से आप जानते हैं, तमाम ऐसे अरब सागर आप जान रहे हैं, आप हिंद महासागर जान रहे हैं, आप अटलांटिक ओशन जान रहे हैं, तमाम ऐसे ओशन के नाम आप जानते हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि पूरी धरती के निर्माण में कई युग लगे होंगे, सतत कई वर्ष लगे होंगे। उन वर्षों के बाद तब कहीं जाकर के स्थिरता आई होगी पूरे धरती के निर्माण में। उन धरती के निर्माण के बाद, उस धरती के निर्माण के बाद मनुष्य आया होगा। ये सब कल्पनाओं में नहीं है, कुछ कुछ साक्ष्य हैं, कुछ कुछ वैज्ञानिक आधारित ऐसे इन्वेंशन है जहां पे खोज हुई है, जहां पे जानकारी इकट्ठी की गई कि कैसे मनुष्य आया, कैसे बना। जब मनुष्य बना होगा, आदम हवा की कहानी आप जानते होंगे, आप बिल्कुल जानते होंगे कि किस तरीके से एडम और ईव, कैसे श्रद्धा, आप अगर कामायनी पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की तो उसमें भी ये बात आती है कि किस तरीके से इड़ा, श्रद्धा और मनु ये आते हैं और पूरे विश्व को देख रहे हैं, एक जमीन के टुकड़े को देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से वो रह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जंगलों में घूमते हैं, कंदमूल फल, तमाम जंगली फल। आप ये भी देखिएगा, हम ये बात कैसे जानते हैं कि बंदर अगर आप उसको देंगे कोई चीज खाने के लिए तो वो सूंघ कर अंदाजा लगा लेता है कि उसे वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बंदर उस समय वो सूंघ करके जान रहा है, उसके डीएनए में वो चीज आ चुकी होती है। उसके पूर्वज बंदरों के हिस्से में ये बात आई होगी कि कुछ ऐसी जहरीली चीजें खाई होंगे जो निश्चित तौर पर उनकी तबीयत बिगाड़ी होगी और उनकी मृत्यु हो गई होगी, तो दूसरे बंदर उससे दूर भागे होंगे और ये बात सीखते सीखते आगे तक आ गई होगी। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारा कुछ इतिहास के निर्माण में योग होता है, योगदान होता है लोगों का, जगहों का, चीजों का, बहुत सारी चीजों का योगदान होता है, तब जाकर के कहीं कुछ बनता है।
मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस समय इतिहास खोदा जा रहा है और मैं भी उसी इतिहास की बातें कहने जा रहा हूं आपसे। बहुत लंबी बातें हैं, थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, आराम आराम से सुनेंगे, काफी समय लगेगा। ये कोई सामान्य बातें नहीं है जिसको मैं यूं ही पल दो पल में सुना करके छोड़ दूंगा। एक एक स्टेप, एक एक कदम मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, घूमा है, देखा है, समझा है। बहुत सारी चीजों को मैं ऐसे नजदीक से देखता हूं। मैं खुद अपने बारे में भी विचार करता हूं कि मैं क्या हरिकेश कुमार सिंह ही हूं। हरिकेश कुमार सिंह तो मेरा पुकारने का नाम है, मुझे बुलाया जाता है, मैं उससे अपने आप को परिचित पाता हूं। जब कोई हरिकेश बोलता है तो मैं पलट कर देखता हूं, लेकिन क्या 10 हरिकेश अगर खड़े होंगे तो हरिकेश बुलाया जाएगा तो क्या सिर्फ मैं पलटूंगा? वो 10 नहीं पलटेंगे। हरिकेश का नाम लेंगे तो 10 पलटेंगे। तो मैं इन्हीं परिस्थितियों की बात करने जा रहा हूं, इन्हीं पर विचार करने के लिए आप लोगों को भी बाध्य करूंगा कि थोड़ा सोचिए कि वास्तव में देश काल का निर्माण कुछ चंद लोगों की वजह से नहीं हो जाता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो सम्मिलित होती हैं एक साथ और फिर उसका निर्माण करती हैं। निर्माण बहुत कठिन चीज है, ध्वंस बहुत आसान है, बेहद आसान। आप ये समझिए कि अगर आपको ध्वंस करना है तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा किसी चीज को ध्वंस करने में। यही बात कही जाती है मित्रता और दुश्मनी में। आपको दुश्मनी मोलनी है तो 2 मिनट का काम है, दुश्मनी मोल लीजिए। आप किसी के साथ भी बेअदबी से पेश आ जाइए, किसी के साथ भी बदतमीजी कर लीजिए, वो आपका दुश्मन, आप उसके दुश्मन। आप उसका पैसा छीन लीजिए, धन छीन लीजिए, जो उसको प्रिय है वो छीन लीजिए, वो आपका दुश्मन। और दोस्ती निभाना बेहद कठिन काम है। इसीलिए कहा जाता है कि निर्माण बहुत कठिन है। हम आप सब जानते हैं कि 9 महीने गर्भ में पलने के बाद बच्चा जन्म लेता है, वो निर्माण की प्रक्रिया है। वो निर्माण की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है और कितना समय लेती है, इंतजार करवाती है। तमाम उसमें घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें आप डरते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे, मां स्वस्थ रहे। इसी तरह हमारा देश है और उस देश के हम बच्चे हैं। गंभीर विषय है, थोड़ा आराम से सुनिएगा, समझा भी रहा हूं। तो पहले पैंजिया और पैंथालसा, इनका डिवीजन होता है, फिर समुद्र बनते हैं, फिर तमाम ऐसी प्लेट्स बनती हैं। 7 बड़ी प्लेट्स हैं जिनको हम महाद्वीपों के रूप में जानते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद आप आ जाइए अफ्रीका, इसके बाद यूरेशिया, इसके बाद भारतीय महाद्वीप का प्लेट, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का प्लेट। ये सारी प्लेट्स हैं जो अभी भी संचलन में हैं, मूव करती हैं, बहुत धीमी गति से मूव करती, बहुत हल्की मंथर गति है उनकी, लेकिन वो करती हैं। कुछ सेंटीमीटर सालों में बढ़ती हैं। अभी भी मैं बता रहा हूं कि आप अगर हिमालय को देख रहे हैं तो हिमालय के तीनों भाग अभी भी उठने की स्थिति में हैं। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे निचला शिवालिक। अगर शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे तो अभी भी वो निर्माण काल में चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो प्लेट बढ़ रही है उत्तर दिशा की ओर, बल्कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर, और उत्तर की तरफ बढ़ते वो प्लेट दबा रही है किसी ऐसे पुराने सागर को जिसका मलबा वहां दबा था, और उस मलबे के दबने से पर्वत बनता है। ये निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही पूरे देश बने। इन देशों में तमाम नदी घाटी सभ्यताओं में, हम पहले भी बात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि नदी घाटी सभ्यताओं में तमाम सभ्यताएं जन्मी, और उन सभ्यताओं ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने इलाकों के हिसाब से वहां रहन सहन सीखा, वहां के तौर तरीके जाने, वहां जो जरूरतें थी उन चीजों की बात की। आप समुद्र में जिन जहाजों का यूज करते हैं, जिन नावों का यूज करते हैं, उन नावों का यूज नदियों में नहीं करते हैं। देश काल, परिस्थितियां और वातावरण, इनके हिसाब से चीजें बदलती हैं। जिस तरीके के आप घर बर्फीले इलाकों में देखते हैं, जिस तरीके के घर आप मैदानी इलाकों में देखते हैं, और जिस तरीके के घर आप रेगिस्तानी इलाकों में देखते हैं, उन सब में अंतर होता है। अंतर इसीलिए होता है कि वो देश काल परिस्थितियों की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य के विकास में भी अलग अलग व्यवस्थाएं सामने आई, और उन व्यवस्थाओं ने उनको उस तरीके का बनाया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि तमाम मेरी बातों पर कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू जैसे नहीं हैं। बहुत सारे हैं,
जो मित्र हैं, जो परिचित हैं, परिवार के हिस्सा हैं, लेकिन तभी वो ये बात कहते हैं कि मैं हिंदुइज्म के खिलाफ हूं। जी नहीं, मैं हिंदू ही हूं, तभी मैं ऐसी बातें बोल पाता हूं। मैं अगर हिंदू नहीं होता, मैं यायावर होता, नोमैडिक होता, तो मैं मारो काटो की बातें करता, तो मैं निशंसात्मक होता। क्यों? क्योंकि वो उसकी देन होता है। ये आप समझिएगा कि जो शिकार रोज करेगा, जो रोजाना शिकार करके खाएगा, उसकी प्रवृत्ति शिकार की होगी, और जो निर्माण कर रहा होगा, कुछ निर्मित करके बना करके कर रहा होगा, उसकी प्रवृत्ति निर्माण की होगी। तो प्रवृत्ति भी परिस्थितियों, देशकाल, वातावरण के अनुरूप ढलती है। ये बात आपको समझनी होगी। मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं, ताम्र युग, पाषाण युग, इन सब बातों को आप जानते होंगे। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सब अलग अलग है। पाषाण काल क्या थे? पत्थरों में जीने वाले मनुष्य, पत्थरों के साथ जीने वाले मनुष्य, वो मनुष्य जो पत्थरों का प्रयोग करते थे। और पत्थरों का खासकर प्रयोग क्या रहा होगा, आप खुद सोचिए। क्योंकि जब शुरुआती बात करेंगे आप पूर्व पाषाण काल की, तो पत्थरों से शिकार करना उनको आसान लगा होगा कि किसी पत्थर को उठा के मारा और वो जीव अगर मर गया तो उसे हम खा सकते हैं। इसीलिए हमारे दांतों की बनावट, हमारे पेट की बनावट, हमारे भीतर आत्मा और जो आमाशय और इन सब की बनावट है, इन सब में कहीं कहीं ये चीज मिलती है कि हम हर तरह के भक्षक हैं। हम साग पात और वेजिटेबल ये सब भी खा सकते हैं, और हम मांस, मछली, तमाम चीजें जो नॉनवेज है वो भी खा सकते हैं, और भी बहुत कुछ खाते पीते हैं। अब इस चर्चा में जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे हम हर तरह के भोजन को पचा सकने की स्थिति में अपने आमाशय, अपने आंतों से, इन सब से हो सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। इन्हीं बातों की चर्चा में करते हुए इस बात पे आ रहा हूं कि पाषाण काल के बाद जब नव पाषाण काल आया, तो मनुष्य अपने दिमाग का यूज करके, अपनी बुद्धि की ताकत से उन पत्थरों को नुकीला और चुकीला बनाने की कोशिश करने लगा, ताकि वो पेनिट्रेशन बढ़िया हो सके, ताकि शिकार बढ़िया हो सके। उसी समय तीर की बनावट भी आनी शुरू होती है कि जब किसी लकड़ी के आगे आप पत्थर की एक बहुत महीन सी, ये आप संग्रहालयों में देख सकते हैं, बहुत जगह संग्रहालयों में मिले हुए हैं, बहुत महीन महीन पत्थर जो लकड़ियों के आगे नोक का काम करते हैं, वो शिकार में आसानी पैदा करते हैं। क्योंकि बड़े जीव आप एक बड़े पत्थर से मारेंगे तो वो एक बार में मरेगा नहीं, तो निश्चित तौर पे आपको ये जरूरत पड़ती है कि उसको कई तरीके से भेजा जाए, तब जाके वो मरेगा। और शिकार उस समय जरूरत थी, क्योंकि उत्पादन किसी खेती या किसानी के तौर पे नहीं होता था। ये हम सब जानते हैं। कंदमूल फल, तमाम ऐसे फल जो जंगली फल के रूप में रहे होंगे, खासकर केला रहा होगा। अनुमान ये है, किसी ने अभी तक देखा नहीं है कि वो केला ही खाते थे कि सेब खाते थे कि आम खाते थे, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि फूल, पत्ते, पौधे, इन सब चीजों को हम जाने होंगे अपने क्षेत्र के हिसाब से, और फिर हम उसको खाने लगे होंगे। वो हमारे भोजन का काम रहा होगा। अब इसके बाद आता है ताम्र युग। आप ये समझिएगा कि जब पत्थरों का स्वरूप बदल करके तांबे की तरफ बढ़ता है, तो उस समय ही धातुओं के पाने के साथ साथ हमारी चीजें और बेहतर की तरफ बढ़ने लगती हैं। पहली बात, राज्य की अवधारणा में ये बात कही जाती है कि जब दो भाइयों में या दो लोगों में ये तकरार हुई होगी कि ये क्षेत्र मेरा है और वो क्षेत्र तुम्हारा, तो कहीं किसी ने एक लाइन खींची होगी और कहा होगा कि इस सीमा रेखा से उधर का क्षेत्र तुम्हारा और इस सीमा रेखा से इधर का क्षेत्र हमारा। यहां पर राज्य की अवधारणा आती है। राज्य के निर्माण की पहली अवधारणा या संकल्पना यहीं से शुरू होती है कि कैसे हुआ होगा कि राज्य का निर्माण किया गया होगा। तो राज्य का निर्माण यहीं से शुरू होगा। राज्य का मतलब ये नहीं है कि छोटी सी भूमि वो राज्य है। राज्य का ये भी मतलब नहीं है कि बहुत सी बड़ी भूमि है तो वो राज्य है। राज्य का मतलब ये है कि साधिकार, वो क्षेत्र हमारा है और ये हमारे क्षेत्र का विषयगत सिस्टम जो या कानून हम लागू करेंगे और हम उसे चलाएंगे। यहां से राज्य की अवधारणा पैदा होती है। और वो लाइन पहली जो खींची गई होगी उसी ने ये चिन्हित किया होगा कि यहां पर दो राज्य हैं। वो दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है। यहां से राज्य की अवधारणा आती है।
फिर इसके बाद राजा की अवधारणा आती है, फिर इसके बाद सेनापति की अवधारणा आती है, फिर सभा और सभापति की अवधारणा आती है। ये सारी बातें, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझिएगा कि दो लोग जब राज्य बना लिए होंगे तो ये हुआ होगा कि अब इसका संचालन कैसे हो, इसका संचालन कैसे किया जाए। वहां पर यह पॉइंट आया होगा कि एक राजा होगा, उसका एक सेनापति होगा। सेनापति क्यों? सेनापति इसलिए क्योंकि उस समय आक्रांता या आक्रमण एक दूसरे पर करने की संभावना रही होगी। इन बातों के निषेध के लिए कि भाई कोई भी आक्रांता रात में आक्रमण करके कोई ऐसा हमला न करे। और हमला किस लिए होता होगा सोचिए जरा। आज भी मैं बता दूं, जर, जोरू और जमीन, ये बातें हवा में नहीं आती, कुछ वजह होती है तभी ये बातें आती हैं। अगर कोई मुहावरा कहा जाता है जर, जोरू और जमीन, तो जर है, जोरू है, जमीन है। जमीन की लड़ाई हुई होगी, धन की लड़ाई हुई होगी और स्त्रियों की लड़ाई हुई होगी, स्त्रियों के लिए लड़ा गया होगा। अब इन चीजों की जितनी भी संकल्पना की जाए, आपको आज भी वही चीजें मिलेंगी। साम्राज्यवाद भी उसी का हिस्सा था। हमारा साम्राज्य बड़ा हो, मैं राजा बड़ा हूं, मैं चौदिश का राजा हूं, अश्वमेघ यज्ञ, उस कहानी में भी यही रहा होगा। सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन की कहानी याद करिए। राम पूरी जमीन छोड़ के चल देते हैं, राम को सोचिए। भरत खड़ाव लेकर के राज्य करते हैं, वो सोचिए। रावण लंका का राजा था, उसने हरण किसका किया? सीता का हरण किया, ये सोचिए। द्रौपदी की कहानी सोचिए। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जर, जोरू, जमीन ही तो है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ये सारी कहानी के पीछे मैं आपको वहां लेके चल रहा हूं जब हड़प्पा की खुदाई शुरू होती है और हड़प्पा मिलना शुरू होता है। जब सभ्यताओं का निर्माण काल पता चलता है, उसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मिस्र मेसोपोटामिया है, दजला फरात है, दजला फरात नदियां हैं, उनके पास की बनी हुई सभ्यता के विकास के बारे में बताता हूं। ये सारी सभ्यताएं जब निर्मित हो रही होंगी, सोचिए मनुष्य कितनी मेहनत कर रहा होगा, कितनी क्षमता के साथ लगा होगा कि ये राज्य मेरा बन जाए, निर्माण हो जाए, हम विकास की ओर बढ़े। करते करते सैकड़ों सालों में तब जाकर के हम ऐसे विकसित क्षेत्रों में रहना शुरू हुए हैं जहां अट्टालिकाएं हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। लेकिन अभी भी हम प्राकृतिक आपदा से बच नहीं पाते हैं। जरा प्राकृतिक आपदा को सोचिए कि आज भी जब वो अपने विकराल रूप में आती है तो आप बौने साबित हो जाते हैं। बौने साबित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके पास उनका तोड़ है ही नहीं। और वही काल जब प्राचीन अवस्था में आप देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि हम प्रकृति पूजा पे क्यों गए। जितने भी धर्म हैं उनमें प्रकृति पूजा है, निहित है, अंतर्निहित है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आपकी ताकत उसको रोक पाने में सक्षम नहीं थी। सूर्य की गर्मी आज भी जो तपा रही है, आज के युग में जो तपा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि सैकड़ों वर्ष पहले या 3000 साल पहले भी यह गर्मी नहीं रही होगी जो आज गर्मी हुई है। 49-49 डिग्री दिल्ली के टेम्परेचर को हम देख रहे हैं, तापमान देख रहे हैं। उस तापमान के अनुमान पे यह लगाया जा रहा है, अनुमान लग रहा है कि यह गर्मी पिछले सैकड़ों सालों में नहीं हुई। आज भी हम आउट ऑफ कंट्रोल, जबकि एसी कमरे, एसी रूम, पंखे, सब कुछ है। बेवजह सब नाकाम हो रहे हैं। पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं। देश पूरा 140 करोड़ लोगों से पटा पड़ा है। जनसंख्या विस्फोट की कहानी आज से 30 साल पहले हम लोग सुनते थे कि 2020 में जनसंख्या विस्फोट की संभावना है। मुझे तो लग रहा है कि हम लोग जनसंख्या विस्फोट की परिस्थितियों में जी रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, 20-20 हजार लोग पहुंच रहे हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए, 50-50 हजार लोग श्रीनगर और कश्मीर में घूम रहे हैं, 2500 हजार लोग शिमला, मनाली, नैनीताल, तमाम घूमने की, भ्रमण की जगह पर पहुंच रहे हैं। सड़कों पे जाम लगे हुए हैं, दिल्ली से कहीं भी चले जाइए जाम ही जाम लगा हुआ है। ये सारी समस्याएं खड़ी हैं मुंह बाय, और आप इतिहास खोद रहे हैं। तो इतिहास खोद रहे हैं तो हरिकेश कुमार सिंह से फिर इतिहास सुनते रहिए लगातार। मैं रोजाना आपको नई नई चीजें, नायाब चीजों के बारे में बताता रहूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको 2300 साल पहले जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी चल रही थी तब की बात बताता हूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के काल के समय की बात कर रहा हूं। वो व्यापारिक काल था, व्यापार आधारित समाज था, ज्यादातर व्यापारिक थे। मेलुआ कह लीजिए, चाहे बदख्शा कह लीजिए, चाहे अफगानिस्तान कह लीजिए, और आगे भी कह लीजिए, कहीं भी आप चले जाइएगा, लोथल बंदरगाह था जहां से व्यापार हुआ करता था।
लोथल वही है जहां पर आज गुजरात का सूरत का हिस्सा पड़ता है। अहमदाबाद का क्षेत्र है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बुरजाहों आप चले जाइएगा कश्मीर में, तक्षशिला साइड में, प्राचीन तक्षशिला वो कश्मीर साइड में, नालंदा चले जाइए आप बिहार साइड में, मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये पूरे क्षेत्र व्यापारिक मार्गों से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। कोई आज नहीं तलाशे हैं आप व्यापारिक मार्ग वहां के, ये सैकड़ों साल पहले तलाशे गए। मनुष्य कितना ताकतवर होगा समझ से अपने। वास्को डिगामा की बात आप जानते होंगे, कैसे भारत और कैसे अमेरिका तलाशा गया, ये बात आप जानते होंगे। इन सारी कहानियों में एक ही बात निहित है कि बहुत सारे लोग आपस में जब मिलते होंगे तो बहुत सारी चीजें आपस में मिल करके फिर नवनिर्मित होती होगी, नया निर्माण होता होगा। कुछ दो ऐसी चीजें मिलकर के तीसरी चीज का निर्माण करती होंगी। यही विकास की सतत प्रक्रिया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में जब घटनाएं शुरू होती हैं तो देखा जाता है कि भाई वहां पर इस तरीके के मकान बने हैं जो बेहद खूबसूरत है और बहुत बढ़िया तरीके से, 2 तल्ले के मकान भी मिलते हैं, हवादार मकान मिलते हैं। उनका ड्रेनेज पैटर्न समझना होता है कि आज भी वो ड्रेनेज पैटर्न पूरे भारतवर्ष में छोड़िए अच्छी सोसाइटीज में नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल काम है कि वो ड्रेनेज पैटर्न तलाशा जाए और उस तरीके से बनाया जाए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद उस कहानी का विस्तार होता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो समाप्त कैसे हुआ। ये एक बड़ा सवाल था। सवाल इसलिए था क्योंकि कई जगह पर ऐसे ढेर, कंकालों के ढेर मिले, तो अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि कोई त्रासदी आई हो सकता है कोई महामारी आई हो सकता है कि किसी ने आक्रमण किया हो सकता है कि द्रविड़ और आर्यन के समय में युद्ध हुआ हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हो कि एक साथ बहुत सारे लोग मारे गए हो, नरसंहार हुआ हो, कई सारे। किसी को अंदाजा नहीं है कि वो रियलिटी में क्या हुआ या सच में क्या हुआ, रियलिटी क्या थी, लेकिन ये चर्चाएं लगातार रही और इन बातों पर खोजबीन जारी भी रही। तमाम चीजें मिली भी, कई जगहों पर कई ऐसे कंकाल दफन किए मिले जिसमें कि अनुमान लगाया गया कि किस तरीके का वो रिचुअल फॉलो करते थे। तो अगर कोई कंकाल दबाया गया है या मनुष्य मर गया है और उसको दबाया गया है तो उसके साथ खाने पीने की चीजें, उसके साथ सामान, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसकी जरूरत की चीजें हैं वो दबाई जाती थी। तो यहां से ये अनुमान लगाया गया कि इसको जरूरत दूसरे वाले, आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग में, नरक में, जहां भी वो जा रहा है, आज की डेट में हम स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, उस समय ये बात की जा रही है कि धरती छोड़ के वो चला गया है और जहां भी गया है उसको वहां जरूरत पड़ सकती है, तो उन जरूरतों की चीजों को वहां पर दफन किया गया। ये एक अलग कहानी है। अब इसके बाद आती है बात उन जगहों पर बनने वाले तमाम ऐसे मृदभांडों की, जो बर्तन, शैली, जो कलर, रंग। आप ये सोचिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय ही काले, नीले और हरे, इन बेसिक रंगों की पहचान हो चुकी थी और महिलाएं सजती भी थी। मनके और छोटे छोटे जो पत्थरों के उनके माले और मनके होते थे जिनसे वो कर्णफूल सजाती थी, अपना गले का हार बनाती थी, उन सब में वो कलर मिलते हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं। धीरे धीरे काल बदला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म हुआ, नए विकास का दौर आया, आर्यन पीरियड आया। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आक्रमण करके किसी तरीके से पूरे देश पर कब्जा किया, और आर्य कहां से आए इस पर तमाम अभी भी बहस का विषय बना हुआ है और चल रहा है लगातार, क्योंकि अभी हालिया दौर में आर्यों को यहीं का बताया गया। ये बताया गया कि वो कहीं भी उत्तर पूर्व से या दक्षिण, उत्तर पूर्व से या उत्तर पश्चिम से नहीं आए या मंगोल साइड से नहीं आए। आर्यन बाहर के आक्रांता नहीं थे। ये अभी हाल के उसमें ये चीज ढूंढी गई कि आर्यन यहीं के थे। बात यह है कि भूमध्य सागर और भूमध्य रेखा, इन सब के बीच में जितने भी लोग रहने वाले हैं या भूमध्य रेखा के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके रंग और रूप, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास रहते हैं उनके रंग और रूप में डिफरेंसेस हैं। गौरवर्णी है, कोई गेहूं कलर है, कोई लाल है। तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें यह देखा जाता है कि ये मिक्स होती चली गई ब्रिड। भारत में जो गौरवर्णी मिलते हैं, जिन्हें गोरा कहा जाता है, वो भारत के मूल निवासी थे कि नहीं थे, इस बात पर बहुत बड़ा विवाद है और इस पर चर्चा भी होती है कि क्या गोरा रंग
भारत का है। भारतीय क्षेत्र के बीच में अगर आप जाएंगे तो द्रविड़ियन और दक्षिण भारत में आप चले जाइएगा तो आपको रंग काला मिलता जाएगा। ये नस्ली और नस्ल भेदी तमाम ऐसी बातें, इन सब से मैं बच करके आपको स्पष्ट कर दूं कि रंगों के विषय में भी बहुत सारे विवाद हैं। इंडोनेशिया में कहां से पहुंच गए, मलेशिया में कहां से पहुंच गए रंग कलर उस तरीके के, कैसे केवल अमेरिका में गोरे हुए, कैसे वेस्ट इंडीज में ब्लैक हो गए, कैसे अफ्रीका में ब्लैक हो गए, ये सारे आज भी है विवाद। कोई हल्का फुल्का विवाद नहीं है। आप जानते हैं अमेरिका में रोजाना ये विवाद होता है। अभी कुछ 10 लोगों की हत्या हुई है, उसमें भी ये बात हुई है। तो ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। बराक ओबामा बने थे तो बड़ी चर्चा का विषय बना था। ये सारी चीजें आप समझिए, ये कोई एक दिन का विषय है ही नहीं कि जिसमें यह कहा जाए कि नहीं ये कल हुआ। और आप ऐसे खोदने बैठेंगे और ऐसे ढूंढने बैठेंगे तो पूरे विश्व में आप ढूंढते रहिए, खोजते रहिए, जाने क्या क्या मिलेगा। हर जगह आप खोदिए, फिर आपका यही काम रह जाएगा, विकास से आप विमुख हो जाएंगे। आपका जो विकासोन्मुख परिचय होना चाहिए कि आप विकासोन्मुख दिशा में बढ़ रहे हो, कि विकसित हो रहे हो, और विकसित होने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हालिया लीजिए, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा है भारत के तरफ से। क्यों निर्यात पर रोक लगाएगी? क्योंकि विश्व में इस समय गेहूं की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है। 2 बड़े क्षेत्र हैं, रशिया और यूक्रेन, जहां पे गेहूं का उत्पादन चरम पर होता है, अत्यधिक होता है, और वैश्विक स्तर पर इनका निर्यात होता है। भारत भी करता है। श्रीलंका की आप हालत देख ही रहे हैं। अभी आया है कि वहां पेट्रोल खत्म हो गया, सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल बचा है। ईंधन, वो ईंधन जो बहुत जरूरत की चीज है इस समय, वो सिर्फ 1 दिन का श्रीलंका में बचा है, जबकि भारत ने वहां पर निर्यात भी किया है या भेजा भी है, सहायता की है। तब भी वहां पर सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल बचा है। वो देश किस दिशा में बढ़ रहा होगा सोचिए आप। खाने के भुखमरी की हालत में वो जी रहा है, क्या हालत होगी ये सोचिए आप। अब इस समय अगर मैं बात करूं गेहूं की बात, तो गेहूं क्या है कि पूरे विश्व की पॉलिटिक्स में बड़ा अहम रोल निभाता है। गेहूं पॉलिटिक्स कही जाती है, उसे वीट पॉलिटिक्स कहा ही जाता है। और उसका दबाव बनाता है अमेरिका, उसका दबाव बनाता था रशिया, क्योंकि गेहूं के बिना आप चल नहीं सकते। और गेहूं ही ऐसी फसल है जो पूरे विश्व में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग समय में सब जगह होती है, क्योंकि गेहूं की तुलना घास की तरह से होती है, और घास के मैदान पूरे विश्व में हर जगह है, चाहे वो प्रेरीज हो, चाहे पंपास हो, चाहे वो किसी भी तरीके के घास हो, स्टेपीज हो, कोई भी घास हो, यहां का ग्रासलैंड हो, गंगा के मैदान का, इन सब जगहों पे गेहूं होता है। गेहूं के विषय में यह बात महत्वपूर्ण है। भारत ने निर्यात पर रोक लगा दी। एमएसपी पर खरीद की समस्या तो अभी चल ही रही थी। अभी वो विवाद चल ही रहा था कि भारत सारे गेहूं खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। निर्यात पर रोक लगाई है। यहां पर क्या हुआ कि व्यापारी समस्या में आ गए कि अब उसे निर्यात करने को नहीं मिलेगा। रोक लगी हुई है। रोक इसलिए लगी है क्योंकि भारत में कहीं गेहूं की कमी ना हो जाए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ज्ञानवापी ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं मथुरा में जो मस्जिद है शाही इमाम मस्जिद, उसमें ढूंढेंगे। अब कुतुब मीनार में ढूंढ रहे हैं गणेश टेम्पल, ताजमहल में ढूंढ रहे हैं शंकर का टेम्पल, मंदिर ढूंढ रहे हैं। ढूंढिए, अपने ही देश में सब कुछ ढूंढिए, हर क्षेत्र में ढूंढिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ढूंढिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ढूंढिए। बुरजाहोम में ढूंढिए, ढूंढिए कि तक्षशिला कहां है, गांधार कहां है, वो कंधार कैसे हो गया, ढूंढिए। इन सारी बातों में फिर से मैं वापस आ रहा हूं हड़प्पा काल के बाद की कहानी में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खात्मा हो जाता है, समय बदलता है, लौह युग आता है। यह वो समय था कि जब 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। ये 16 महाजनपद कैसे बनते हैं? 16 महाजनपद यूं ही बनते नहीं हैं, उनके कारण होते हैं। क्योंकि अब राज सत्ताएं जन्म लेना शुरू होती हैं। क्योंकि अब आपके पास 2 ताकत है। एक तो आपके पास कैटल है, यानी वो जानवर पालने की क्षमता है जिन जानवरों से आप जी सकते हैं और रेगुलर एक जगह पर ठहराव के साथ रह सकते हैं। वो गाय है, घोड़ा है, हाथी है, इस तरह के जानवर
जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। आग और पहिए के निर्माण के या ढूंढने के साथ, खोज के साथ मनुष्य एक जगह पर ठहर के रहना सीख गया था। चल सकता था, रुक सकता था, आग से खाना पका सकता था, आग से उन बड़े जानवरों को डरा सकता था जिससे उसको खतरा था। लेकिन अभी भी वो पूजा कर किसकी रहा था? सूर्य की, इंद्र की, वरुण की। ये कौन है? ये वही है जो ह्यूज बारिश, ऐसी बारिश, मूसलाधार बारिश जिसमें आप ठहर ना सके, तो निश्चित रूप से आप उसके आगे नतमस्तक तो होंगे। जिससे आप डरते हैं उसके आगे आप नतमस्तक होते हैं। सूर्य, क्योंकि आपको भय रहता है कि अगर सूर्य छिप गया तो अंधेरा हो जाएगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, अंधेरा हो जाएगा और हम जी नहीं पाएंगे। और फिर से जब वो नई किरण के साथ सुबह उद्भूत होता है, उगता है सूरज, तब आप ऐसा सोचिए कि उस सूर्य को देखने के बाद कितना मन आह्लादित होता होगा। एनर्जी, नई एनर्जी, खुद भी महसूस करिए। निशाचरी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति वो रात में जगती है और सुर या देव वो दिन में जगते हैं। इन बातों के भी मायने हैं। सूर्य देख करके पत्ते, फूल, जीव सब खिलते हैं, सब में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। वो सूर्य जो तपन का विषय बना हुआ है इस समय, उसमें भी अगर वो अभी छुपने लगे तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, आप जी ना पाएंगे। ठीक वहीं बारिश, अगर पानी ना मिले तो आप जी नहीं पाएंगे। अधिकता किसी भी की खराब होती है, ये बात भी यहीं से निकलती है। अति बारिश हुई तो आप डर गए, बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, बहा ले गया। उन परिस्थितियों में आप उससे डरने लगे, आप पूजा करने लगे। आप ये पूजा करने लगे कि कम से कम ये विकट परिस्थितियां रोज बरोज ना आए। इसी तरीके से हवा, मेरू, पर्वतों का, आप जब पर्वतों पे चढ़ नहीं पाते हैं, आज भी आप चढ़ नहीं पाएंगे। एवरेस्ट पे आप रोजाना चढ़ नहीं सकते। जो फतेह करके आते हैं, जो एवरेस्ट चढ़कर आते हैं, उनसे अलग हर आदमी एवरेस्ट पे चढ़ नहीं सकता। तो आप मेरू की पूजा करने लगे, आप हवाओं की पूजा करने लगे, क्योंकि हवाएं जब अंधड़ बन के निकलती हैं, जब तूफान बनता है, वो भी आपके संभाल में नहीं आता। तो ऐसी परिस्थितियों से फिर आप उनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं, और यही प्रकृति पूजा है। शिवलिंग की अवधारणा के पीछे भी यही कारण था। शिवलिंग की अवधारणा भी यही है। उत्पादन और शक्ति, ये दोनों जब हमारे भीतर आती है तो हमने शिव की पूजा शुरू की। इसीलिए शिव को उत्पादन का विषय और उत्पादन का देव माना जाता है, उत्पादकता का देव। इसलिए हमारी पूजा, उनकी पूजा होती है। इसलिए महिलाएं और स्त्रियां उनकी पूजा करती हैं। इस पूजा के पीछे यही कारण है। अगर इससे इतर है तो बहुत सारे आप कारण गिना सकते हैं, लेकिन मूल और मौलिक कारण यही है। अब आप बात आइए, जब देश का निर्माण 16 महाजनपदों के हिस्से में हुआ, तो कौन सा महाजनपद ज्यादा ताकतवर होगा, इसको समझने की जरूरत है। वो महाजनपद ज्यादा ताकतवर होगा जिसके पास शक्ति होगी। शक्ति वो कहां से आएगी? लोहे से आएगी, क्योंकि लोहे से निर्मित होता है तलवार, लोहे से निर्मित होती है तीर के आगे नुकीले भाल, भाला, तलवार, गदा, ये सब लोहे के निर्माण से, लोहे की चीज, लोहे की उससे, धातु से निर्मित होते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आपके क्षेत्र में और क्या क्या रिच है, क्या क्या आपके पास उत्पादन के चीजें हैं। तो आप हमेशा देखेंगे कि जहां गंगा है, जहां यमुना है, जहां नर्मदा है, जहां ताप्ती है, जहां कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, इन सब क्षेत्रों के किनारे किनारे उन तमाम 16 महाजनपदों का निर्माण होता है, जिनको आज आप जानते हैं। वो पाटलिपुत्र हो, उज्जैन हो, काशी हो, महिष्मती हो, कहीं भी आप चले जाइए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तक्षशिला तक, वहां भी पंजाब की बात करें तो 5 नदियां, वहां भी सिंध, व्यास, सतलज, रावी, चिनाब, ये सारी नदियां। इन सारी नदियों को आप पश्चिमी या उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में देख सकते हैं। तो आप इधर देखिएगा तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेन्नार, पेन्नार, तमाम ऐसी नदियां हैं, सीरीज तक, केरला तक, रामेश्वर तक चाहिए, वहां तक आपको ये सारी नदियां मिलेंगी। इन्हीं नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास होता है। 16 महाजनपदों के काल तक हम आ गए हैं। अब कल या आगे मैं इन 16 महाजनपदों के विषय के बाद आगे बढ़ूंगा और कैसे
धर्मों का उत्पादन होता है, कैसे धर्म उद्भूत होते हैं, कैसे धर्म आकर के बनते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, कैसे धर्म अपने आप का एक तरीके से लोगों के ऊपर हावी होना शुरू होते हैं, कैसे धर्म अपने आप को स्थापित करना शुरू करते हैं, इन बातों की चर्चा मैं करूंगा। देखते रहिए राजपट टीवी।